हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में। ओके और ये टॉपिक आपके जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ फर्स्ट इंटेलेक्चुअल थियरीज ऑफ रिलीजन और दूसरा रहेगा हमारा कास्ट सिस्टम विद रेफरेंस टू मैरिज एंड फैमिली प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम बात करते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज़ shop.hindustanknowledge.com। तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट कोड डालेंगे और सारे आपको गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है विच इज़ 9580023321। ओके, तो चलिए लेक्चर पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंटेलेक्चुअल थियरीज ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो मैं अभी आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इस टॉपिक पे। देखिए, जो रिलीजन है, ठीक है, आज जो प्रेजेंट फॉर्म में रिलीजन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, तो उनमें से एक थ्योरी हमारी इंटेलेक्चुअल थ्योरी है। इसमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमंस होते हैं बाय नेचर बहुत क्यूरियस होते हैं, अपनी सराउंडिंग में जो भी फिनोमिना हो रहा है ना उसको ऑब्जर्व करते हैं और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से ये जानने की कोशिश करते हैं कि रीज़न क्या होगा। ठीक है, तो वैसे ही जो अर्ली ह्यूमंस होंगे उन्होंने आसपास अपने फिनोमिनाज देखे होंगे, जैसे कि क्लाउड से और रेन होती है, ठीक है, माउंटेन्स होंगे, फॉरेस्ट होंगे, थंडर स्टॉर्म्स होंगे, तो इन सब के पीछे क्या क्या रीज़न होंगे, इस चीज़ को उन्होंने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से सोचा होगा और आइडिया लगाया होगा कि क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, और यही रीजंस और आइडियाज़ जब हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते गए तो एक कंक्रीट फॉर्म ले लिया जिसको रिलीजन बोलने लगे हम लोग। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इंटेलेक्चुअल थियरीज ऑफ रिलीजन में। तो अब थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। द इंटेलेक्चुअल थियरीज ऑफ रिलीजन एक्सप्लेन religion as a result of human thinking and reasoning. According to this theory, early humans tried to understand the world around them, such as nature, life, death, dreams, natural events, and religion developed as an intellectual attempt to explain all these mysteries. समझ में आ रही है बात? मतलब ये कि जो दुनिया थी एक ह्यूमन के अराउंड, मतलब वही सारी चीज़ें जो एक इंसान के सराउंडिंग में है, जैसे कि ड्रीम्स, लाइफ, डेथ, जितने भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं, नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, ठीक है, इनके पीछे के क्या रीज़न रहे होंगे, इस चीज़ को समझने के लिए ह्यूमंस अपनी इंटेलेक्ट को यूज़ करता है, अपनी थिंकिंग को, अपनी रीजनिंग को इस्तेमाल करता है। ठीक है, और उसके बेसिस पर अपनी एक्सप्लेनेशन ड्रॉ करता है। ठीक है, उसी को जाकर बाद में वो एक फाउंडेशन बनता है हमारा रिलीजियस कॉन्सेप्ट के लिए। समझ में आगे बात इतनी? तो चलिए अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल थियरीज की, कि मतलब क्या होता है। देखिए, इंटेलेक्चुअल थियरी बिलीव दैट रिलीजन डिड नॉट कम फ्रॉम इमोशंस और फियर अलोन बट फ्रॉम ह्यूमन क्यूरियोसिटी। मतलब कि ये कि जो रिलीजन जो आज के टाइम पर जिस फॉर्म में प्रेजेंट है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसमें इमोशंस हैं ह्यूमन के या वो डर की वजह से रिलीजन फॉलो कर रहा है, बट एक रीज़न है हमारा इंटेलेक्चुअल थिंकिंग एंड ह्यूमन क्यूरियोसिटी। मतलब कि ये है कि ह्यूमन की क्यूरियोसिटी की वजह से जो भी एक्सप्लेनेशंस ह्यूमंस ने बनाई थी अपनी सराउंडिंग को देखकर, वो बाद में जाके ओवर टाइम रिलीजन का फॉर्म ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपनी रियल जो थियरीज हैं। तो पहली थियरी यहाँ पर है हमारी एनिमिज्म थियरी बाय ई बी टेलर। ई बी टेलर बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अर्ली फॉर्म ऑफ रिलीजन के बारे में बताया था by the name of animism theory. Okay, he believed that religion begins with the belief in souls and spirits. ये मानते क्या थे कि देखो, इनके हिसाब से जो अर्ली ह्यूमंस थे ना वो दो तरीके से ऑब्जर्व करते थे। पहले होता था लिविंग और दूसरा था डेड। जो डेड लोग, डेड पीपल्स होते थे और लिविंग पीपल, ये देखते थे कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो मूव कर सकती हैं जबकि डेड मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंक्लूड करते थे, अर्ली ह्यूमंस कंक्लूड किया इन्होंने कि जो चीज़ मूव कर पा रही है, जो चीज़ लिविंग है, उसमें स्पिरिट होती है, देयर इज सम काइंड ऑफ सोल। ठीक है, जो इन चीज़ों को मूव करवाने में हेल्प करती है और जो चीज़ों को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब देखिए आगे। फ्रॉम दिस दे कंक्लूडेड द ह्यूमंस हैव सोल दैट लीव द बॉडी ड्यूरिंग स्लीप एंड परमानेंटली आफ्टर डेथ। मतलब ये, अब ये दो चीज़ें और ऑब्जर्व करते थे कि स्लीप एंड डेथ। मतलब ये कि स्लीप के दौरान जो सोल होती है, जो स्पिरिट होती है, वो टेम्पररी बेसिस पर हमारी बॉडी को छोड़ के जाती है। ठीक है, और वैंडर करती है हेयर एंड देयर। मतलब ये कि जब हम सोते हैं तो जो हमारी स्पिरिट होती है ना हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है और वैंडर करने लगती है। राइट,
जबकि डेथ के टाइम पर यही स्पिरिट परमानेंटली हमारी बॉडी को छोड़ देती है, ठीक है। मतलब स्लीप के टाइम पर ये स्पिरिट हमारी टेम्पररी बेसिस पे छोड़ती है और डेथ के टाइम पर ये स्पिरिट परमानेंटली बॉडी से चली जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि सोल ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रही होती थी एज पर द अर्ली ह्यूमन इन थियोरी ऑफ एनिमिज्म, ठीक है। This idea of soul was later extended to animal, plants, rivers, natural objects. People believed that a spirit controlled nature, and to please these spirit, religious practices like worship and rituals began. यही चीज जब humans ने यही स्पिरिट को फिर पूजना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि स्पिरिट जो होती है सारी चीज को कंट्रोल कर रही होती हैं, अच्छा बुरा सब इन सोल्स के हाथ में, स्पिरिट्स के हाथ में, तो उनको खुश करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए कुछ रिचुअल्स, वर्शिप करना अर्ली ह्यूमंस ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और आगे जाकर इसी को हम लोग रिलीजन के प्रेजेंट फॉर्म में देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट थियरी हमारी नेचरिज्म और नेचर वर्शिप बाय मैक्स मुलर, ओके। ही बिलीव दैट रिलीजन स्टार्टेड फ्रॉम द वर्शिप ऑफ नेचुरल फोर्सेस। अब देखिए मैक्स मुलर क्या कहते हैं। मैक्स मुलर बोलते हैं जो अर्ली ह्यूमंस थे, ठीक है, ये अपने नेचर को ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे कि फॉरेस्ट है, सन है, ठीक है, रेन है, इन सारी चीज़ों को इन्होंने ऑब्जर्व किया और ये फाइंड आउट किया कि सारी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है जो ये सारी चीज़ें क्रिएट करती है, ठीक है। तो उन्होंने इन्हीं नेचर के फोर्सेस को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि जब हम ऋग्वेदास में पढ़ते हैं तो जैसे सूर्य देव होते थे, सन गॉड, ठीक है, इंद्र देव होते थे रेन वाटर के लिए, अग्नि देव होते थे, ठीक है, फायर गॉड। इस तरीके से जो अलग अलग नेचर के एलिमेंट्स हैं उन सबके डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या कर लिया, पर्सोनिफाइड गॉड्स बना दिए। मतलब नेचर इज पर्सोनिफाइड एज गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अमेज्ड बाय द पावर्स ऑफ नेचर एंड पर्सोनिफाइड दीज फोर्सेस एज गॉड एंड गॉडेसेस। जब ह्यूमंस ने देखा कि बादल में से बारिश होती है जो कि इनकी सर्वाइवल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स कितनी इंपॉर्टेंट है, सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने ये पर्सोनिफाइड कर दिया कि इनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमें कंट्रोल कर रही है और ये इनको ये वर्शिप करने लगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैक्स मुलर ने भी बोली थी, वही चीज़ हमारी कहीं ना कहीं ईवी टेलर भी बोल रहे थे, बट वो एक अदर सेंस में बोल रहे थे। यहाँ पे मैक्स मुलर स्पेसिफिकली ये बोलते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं उन्होंने नेचर्स के एलिमेंट को पर्सोनिफाइड किया था, ओके। For example, the sun was seen as life giver, thunder as a powerful god. Over time, myth and religious stories developed around these natural forces, और फिर धीरे धीरे करके स्टोरीज डेवलप हुई और फिर जनरेशन बाय जनरेशन इन्होंने जो आज के टाइम पे हम लोग रिलीजन देखते हैं वो हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल थियरी विच इज एंसेस्टर वर्शिप थियरी बाय हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि रिलीजन बिगिंस विद एंसेस्टर वर्शिप, ठीक है। रिलीजन की स्टार्ट एंसेस्टर वर्शिप से हुए। देखो एज पर हर्बर्ट स्पेंसर जो अर्ली ह्यूमंस थे ना वो बिलीव करते थे, ये मानते थे कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी स्पिरिट जो होती है वो उनकी डेथ के बाद भी प्रेजेंट होती है और ये बाकी के ह्यूमंस की लाइफ को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग होते थे, जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, वो इन एंसेस्टर की स्पिरिट को वर्शिप किया करते थे ताकि ये खुश रहे। कोई भी इनको प्रॉब्लम होती थी ये स्पिरिट्स को वर्शिप किया करते थे ताकि इनके प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, ठीक है। और अलग अलग टाइप के रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस इन्होंने स्टार्ट कर दी टू प्लीज दीज स्पिरिट्स, ओके। देखिए they thought that ancestors continue to exist as spirit and could influence the lives of the living to gain their blessings and avoid their anger। मतलब कि मानते थे कि जो स्पिरिट्स हैं, जो एंसेस्टर स्पिरिट है वो ब्लेसिंग्स भी देती है और कभी कभी गुस्से में इनकी चीज़ों को नुकसान भी पहुंचा देती है। तो दोनों चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मतलब ब्लेसिंग लेने के लिए और एंगर से बचने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दिए और वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया स्पिरिट्स को, ओके। ग्रेजुअली दीज प्रैक्टिसेस डेवलप्ड इनटू ऑर्गेनाइज रिलीजन सिस्टम, और फिर यही जनरेशन बाय जनरेशन जब फॉलो होता गया तो हमारे पे रिलीजन के फॉर्म में हमारे पास में आ गया, ओके। तो अब आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल थियरीज पे, ठीक है। Intellectual theories are important because they showed that religion developed as a result of human thinking and reasoning. Okay. However, critics argue that religion is not based only on intellectual ideas. Emotions, fear, social need, and spiritual experiences also play an important role in religion development. मतलब ये है कि जो religion है, ठीक है, critics ये बोलते हैं कि ठीक है religion में human thinking और intellect का एक रोल हो सकता है,
पर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल थिंकिंग से ही हमारा रिलीजन डेवलप हुआ ये कहना सही नहीं होगा। मतलब कि ये रिलीजन के डेवलप होने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इमोशन। ठीक है, जब हम कभी लो फील करते हैं तो हमको लगता है देयर इज गॉड जो हमारी बात सुनेंगे, हम उनसे प्रे करते हैं, जो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। और फियर, अगर हम कोई गलती करते हैं, ठीक है, तो हमें पनिशमेंट का डर रहता है कि गॉड हमें पनिश कर देंगे, है ना। तो ये इमोशंस होते हैं इंसान के, जो कि रिलीजन पे बिलीव करने पे उनको मजबूर कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं सोशल नीड्स। सोशल नीड्स यहाँ पर मतलब ये है कि जब भी हम लोग रिचुअल्स देखते हैं, प्रैक्टिसेस देखते हैं, फेस्टिवल्स देखते हैं, वहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करते होंगे, कॉमन चीज़, जो कि है कि सब लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, एक सोशल गैदरिंग होती है, यहाँ पर एक कम्युनिटी की सॉलिडारिटी हमको दिखती है, टुगेदरनेस दिखती है। ठीक है, और ये चीज़ है कि ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है, जो समाज में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, रिचुअल्स, ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम लोग सोशल कम्युनिटी में आकर एक दूसरे से टुगेदरनेस को इंक्रीज कर पाए, है ना। तो अब टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, और वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से जो रिलीजन है उसको एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट और ह्यूमन क्यूरियोसिटी के तौर पर दिखाया गया, राइट। थ्रू आइडियाज लाइक एनिमिज्म, नेचर वर्शिप, एंसेस्टर वर्शिप, अर्ली ह्यूमन ट्राइड टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड यूनिवर्स। दो दीज थियरीज डू नॉट एक्सप्लेन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी इमोशंस, फियर, सोशल नीड्स, है ना। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ रिलीजियस बिलीफ में हैव डेवलप्ड इन अर्ली ह्यूमन सोसाइटी। फिर भी एक एक हमने यहाँ पर साइड जानी है किस तरीके से इंटेलेक्चुअल थियरीज हेल्प करती है रिलीजन की डेवलपमेंट में। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम विद रेफरेंस टू मैरिज एंड फैमिली प्रैक्टिसेस के बारे में। देखिए, वर्ण और कास्ट दो अलग अलग चीज़ है। वर्ण चार होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और कास्ट जो होती है वो सब डिविजन्स होती हैं, और ये बहुत टाइप की होती है, इंडिया में बहुत कास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और ये बर्थ पे बेस्ड होती है, मतलब ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण ही होगा। ठीक है, और ये भी प्रीस्ट होगा। शूद्र का बेटा कभी भी प्रीस्ट नहीं बन सकता, इसकी ऑक्यूपेशन प्री डिसाइडेड होगी क्योंकि शूद्र जाति में पैदा हुआ है। ठीक है, तो ट्रेडिशनली कास्ट डिसाइडेड अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस, डेली लाइफ। इवन दो modern law promotes equality, the influence of caste is still seen in many social practices, especially marriage and family। ठीक है, हमें पता है कास्ट सिस्टम के बारे में अच्छे से। ठीक है, अब देखिए, आज के टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी प्रोवाइड की गई है, और ये कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन जो पहले टाइम पे होते थे वो आज के टाइम पे नहीं होते हैं। पर फिर भी जब मैरिजेस की बात आती है, हम फैमिली प्रैक्टिसेस को देखते हैं, जैसे कि डाइनिंग, मतलब खाना खाने की बात करते हैं जब हम, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कास्ट अभी भी प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, नाउ marriage is one of the most important social institution where the caste system plays strong role. Traditionally marriages in India are endogamous, हमें पता है आज के टाइम पर भी कास्ट एंडोगैमी परफॉर्म की जाती है, मतलब कि सेम कास्ट में ही आपकी मैरिज की जाएगी। ठीक है, विच मीन्स पीपल आर एक्सपेक्टेड टू मैरी विद इन देयर ओन कास्ट। फैमिलीज बिलीव दैट मैरिंग विद इन द सेम कास्ट हेल्प प्रिजर्व कस्टम, ट्रेडिशन एंड सोशल स्टेटस। वही बात है जो आज मोस्टली हमारे इंडियन फैमिलीज में बिलीव किया जाता है कि अगर आप सेम कास्ट में शादी करते हैं तो आपका कुछ जो कास्ट के नॉर्म्स होते हैं, कास्ट की प्रैक्टिसेस होती हैं, वो प्रिजर्व रहेंगी। ठीक है, पेरेंट्स यूजुअली अरेंज मैरिजेस, and while choosing a match they consider caste as first and major important factor. Other aspect like education, income, family background comes later. In many communities marrying outside one caste, known as intercaste marriages, is discouraged and even strongly opposed. वही चीज़ है। देखिए, आज के इंडिया में अगर हम बात करें तो जब मैरिज की बात होती है ना, आपकी क्या इनकम है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें बाद में देखी जाएगी, पहले आपकी कास्ट देखी जाती है। इवन जब आप सोशल मीडिया में या मैट्रिमोनियल साइट पे जब जाते हैं तो वहाँ पे भी कास्ट का ऑप्शन आपका देखने को मिलता है। अलग अलग कास्ट में कास्ट फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कास्ट के हिसाब से पार्टनर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कास्ट कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी के अंदर, स्पेशली इट इज़ सीन इन मैरिजेस। ठीक है, और इंडिया में आज भी इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत स्ट्रांगली अपोज की जाती है। जैसे आप देखेंगे खाप पंचायत जो होती हैं इसके अगेंस्ट काम करती है, इसके अगेंस्ट अलग अलग रूलिंग्स देती हैं। कास्ट खाप पंचायत ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बस एक कम्युनिटीज अपनी अपनी खाप पंचायत डेवलप करती हैं, और जो भी कास्ट बेस्ड इनके नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने के लिए ये खाप पंचायत बनाई जाती है। ऑलराइट, अब in some cases intercaste marriages face
social problems such as family rejection, community pressure, or loss of social support. Because of this fear, many young people still follow caste rules even if they personally wants to choose their partner freely. However, in cities, among educated group, intercaste marriages are slowly increasing due to modernization and awareness. वही चीज़ बताई गई है किस तरीके से अगर आप अभी अपनी फैमिली के खिलाफ में डिफरेंट कास्ट में मैरिज करते हैं तो आपको सोशल प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सोशल सपोर्ट नहीं किया जाता, कम्युनिटी आप पे प्रेशर करती है, जैसे हम जिसको हम बोलते हैं ऑनर किलिंग। ठीक है, ये इंडिया में आए दिन आपको न्यूज़ मिलती होगी ऑनर किलिंग की। अगर आप दूसरी कास्ट में शादी करते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आपकी फैमिली रिजेक्ट कर देती है। तो ये बताता क्या है, ये बताता है कि कास्ट इतने टाइम के बाद भी इंडिया में अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखे हुए है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो अब आते हैं कास्ट सिस्टम एंड फैमिली प्रैक्टिसेस पे। ठीक है, देखिए, caste system also affect family structure and daily family practices. Traditionally, family follows joint family system, especially within the same caste. Living together help maintain caste tradition, custom and control over younger member. वही चीज़ है कि भाई joint family में ये लोग रहते थे, और ताकि जब सब इकट्ठे रहेंगे तो जो कास्ट नियम होते हैं, कास्ट नॉर्म्स होते हैं, वो बेटर फॉलो हो पाते थे। ठीक है, फैमिली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑफन लिंक्ड टू कास्ट। फॉर एग्जाम्पल, फूड हैबिट्स, dress style, rituals, festivals, practice according to caste traditions. All right. Rules about purity and pollution influences family life. मतलब ये कि पहले के टाइम पे जो कास्ट क्या डिसाइड करता था, बेसिकली देखो, कास्ट इज बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पोल्यूशन। ठीक है, कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर कास्ट को ऊपर हाई कास्ट माना जाता था, कुछ पर्टिकुलर कास्ट को लो कास्ट माना जाता था। जो हाई कास्ट है वो लो कास्ट से डिस्टेंस मेंटेन करती थी। वो ये देखती थी कि ये जो है ये प्योर नहीं है और हम प्योर हैं, तो इनसे डिस्टेंस मेंटेन करती थी। और इनको लगता था अगर ये इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये पल्यूट हो जाएंगे, हाई कास्ट वाले लोग अगर लो कास्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता था, फूड शेयरिंग नहीं होती थी। ठीक है, सोशल इंटरेक्शंस को प्रोहिबिट किया जाता था अपर लोअर कास्ट के। तो ये क्या है, ये फैमिली प्रैक्टिसेस है। ठीक है, मैरिज के बाद में हम ये देखते हैं कि इंटर डाइनिंग जो होती थी, इंटर डाइनिंग प्रैक्टिस नहीं होती थी। ठीक है, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के साथ में इंटरडाइनिंग नहीं करते थे, इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं करते थे, टच नहीं करते थे, है ना। कास्ट ऑल्सो प्ले अ रोल इन इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, इसमें विद इन कास्ट में मैरिजेस से ये होता था कि जो प्रॉपर्टी होती थी कास्ट की, वो सेम ही कास्ट में प्रिजर्व होकर रह जाती थी। ठीक है, अब आते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स इन मॉडर्न सोसाइटी पे, कि आज के टाइम पे मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या ट्रेंड्स हैं कास्ट सिस्टम को लेकर। देखो, with education, urbanization, and economic development, the strict influence of caste on marriages and families is slowly decreasing. आज के टाइम पे हमें पता है, देखो, स्पेशली इन अर्बन एरियाज सब एजुकेटेड है, मोस्टली लोग एजुकेटेड है। अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जो कास्ट इन्फ्लुएंस है वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल अभी भी देखें तो कास्ट इन्फ्लुएंस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है पूरी सोसाइटी पर। जितना भी हमें थोड़ा सा भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी परसेंट जो हमारा वो अर्बन एरिया में देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट लॉज, सोशल रिफॉर्म encourages equality and discourage caste discrimination. Intercaste marriages are legally accepted, मतलब गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें पता ही है, अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करने के लिए अलग अलग तरीके के लॉज बनाए गए हैं, प्रैक्टिस पनिशमेंट है। ठीक है, intercaste marriages are legally accepted and sometimes even supported through incentives. Media and social movements have also helped people question old caste based practices. आज के टाइम पे जब सब इतने एजुकेटेड हैं तो स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो गवर्नमेंट तो कर ही रही है, ठीक है, प्रोहिबिट करने की कोशिश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेयरनेस यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है लोगों में अगेंस्ट दी कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस, इवल प्रैक्टिसेस। However, in rural areas and traditional communities, caste is still strongly influences marriage choices and family decision। और हमको ये आए दिन देखने को मिलता है जब हम ऑनर किलिंग की न्यूज़ पढ़ते हैं, राइट, कि अभी भी रूरल एरियाज में, जैसे खाप पंचायत हमारा एग्जाम्पल है, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ में अभी भी जो कास्ट नॉर्म होते हैं ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए अभी भी प्रैक्टिसेस हमारी चल रही होती हैं। तो आप कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। The caste system has deeply influenced marriage and family practices in Indian society. It has controlled whom people marry. वही हमारी सोसाइटी में मैरिजेस को कंट्रोल करता है। फैमिली फंक्शन जैसे कि डाइनिंग, किसके साथ आप खा पी रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कास्ट सिस्टम अभी भी। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है, देखो, ऑल द मॉडर्न चेंजेस आर रिड्यूसिंग इट्स इम्पैक्ट, कास्ट स्टिल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। मॉडर्न सोसाइटी में, अर्बन
लाइफ स्टाइल में हम ये देखते हैं कि अभी कास्ट सिस्टम थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिलता है, बट स्टिल अगर हम पूरी इंडिया को देखें, ब्रॉडली देखें, तो अभी भी कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है इंडियन सोसाइटी में. For true social equality, continued education, awareness, social acceptance are necessary to overcome caste-based restrictions in marriages and family. तो बेसिकली यहाँ पे सोल्यूशन ये बताया गया है कि अगर हमें सच में सोशल इक्वालिटी की ज़रूरत, सोशल इक्वालिटी चाहिए, तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अवेयरनेस अबाउट कि कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस जो ईवल प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में अवेयरनेस कि ये बहुत ईवल प्रैक्टिस है और लोग इनको बंद कर दे प्रैक्टिस करना. ठीक है. सोशल एक्सेप्टेंस, जो लोग हैं, जो आपस में लोग हैं, टुगेदरनेस की एक फीलिंग होना, सोशल एक्सेप्टेंस जनरेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन से कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिल सकता है. तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा टॉपिक. तो यहाँ हमने देखा, अपने 2 टॉपिक कवर किए, इंटेलेक्चुअल थियरीज ऑफ रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम विद रेफरेंस टू मैरिज एंड फैमिली प्रैक्टिसेस. तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज़ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बुद्धिज्म. ओके. बुद्धिज्म इज़ वन ऑफ द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा. देखिए, बुद्धिज्म वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिलीजन है, पूरी दुनिया में 4th लार्जेस्ट रिलीजन है. पहले की अगर बात करें तो क्रिश्चियनिटी आता है, सेकंड में इस्लाम आता है, थर्ड में हिंदुज़म आता है और 4th में हमारा बुद्धिज्म आता है. ठीक है. पूरी दुनिया में ओवरऑल बात करें तो 4.1% पॉपुलेशन बुद्धिज्म फॉलो करती है और इंडिया से बुद्धिज्म ओरिजिनेट हुआ है और इंडिया में 0.7% पॉपुलेशन ही से फॉलो करती है. समझ रहे हैं आप? मतलब बुद्धिज्म इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है और इंडिया में ही बुद्धिज्म एक माइनॉरिटी रिलीजन है. ठीक है. और ये बुद्धिज्म 6th सेंचुरी BC में ओरिजिनेट हुआ था, फाउंड हुआ था बाय गौतम बुद्धा. ठीक है. बुद्धिज्म डज नॉट फोकस ऑन वर्शिप ऑफ अ क्रिएटर गॉड. इंस्टेड इट टीचेस a practical way of to overcome suffering and attain peace, wisdom, and enlightenment. The teachings of Buddhism are simple, moral, and based on human values. देखिए, जैसे अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की या हिंदुज़म की, तो ये तीनों रिलीजन है कहीं ना कहीं क्रिएटर गॉड की बात करते हैं. ठीक है. भगवान की बात करते हैं, किसने दुनिया बनाई, किस तरीके से रचना हुई दुनिया की. राइट. क्रिएटर गॉड के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है. बट बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो बुद्धिज़्म ह्यूमन वैल्यूज़ पे, ठीक है, विजडम पे, इनलाइटनमेंट पे, पीस पर, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती है. ठीक है. तो अब बात करते हैं लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा की. देखिए, गौतम बुद्धा वॉज born as a prince but left his luxurious life after seeing old age, sickness and death. देखिए, गौतम बुद्धा का रियल नाम था सिद्धार्थ गौतम. ठीक है. और ये शाक्य क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे. ठीक है. इनके जो फादर थे वो कपिला वस्तु के किंग थे. ठीक है. तो मतलब कि ये प्रिंस थे उस टाइम पे और उनकी लाइफ काफ़ी लग्जूरियस थी. देन सडनली इनको फोरसाइट दिखती है, मतलब कि इन्होंने 4 चीज़ें ऐसी देखी कि इनको अपनी ज़िंदगी से मोह माया त्यागने का मन कर गया. 4 चीज़ें कौन सी थी? ओल्ड मैन. ठीक है. एक बूढ़ा आदमी, डिजीज पर्सन, बीमार आदमी, एक डेड बॉडी देखी इन्होंने. ठीक है. और एसेटिक. एसेटिक मतलब होता है तपस्वी. ठीक है. इन 4 चीज़ों को देखने के बाद में इन्होंने दुनिया जो मोह माया है ना, उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था. इन 4 चीज़ों में उन्होंने लाइफ की सफरिंग को देख लिया था. समझ में आई बात? ठीक है. ही वॉन्टेड टू फाइंड द सोल्यूशन टू ह्यूमन सफरिंग. After deep meditation, he attained enlightenment under Bodhi tree. याद रखना ये. He then spent his life teaching people the path of freedom from suffering. His teaching formed the foundation of Buddhism. वही चीज़ बताई गई कि जब इन्होंने 4 साइड्स देखी, उसके बाद में ये मेडिटेशन करने के लिए कहाँ गए? बोधि ट्री पे. बोधि ट्री बहुत फेमस है. देखिए, ये काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं इस पर, काफ़ी एग्जाम अगर आप देंगे तो उसमें भी पूछा जाता है बोधि ट्री के बारे में कि इन्होंने कहाँ पर गौतम बुद्धा ने एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया था. ठीक है. एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? ज्ञान. ज्ञान की इनको प्राप्ति हो गई थी, लाइफ के बारे में इनको प्राप्ति हो गई थी. ठीक है. अब देखिए, अब बात करते हैं 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में. देखिए, 4 सत्य इन बुद्धिस्ट फिलोसफी. ठीक है. जब हम बुद्धिस्ट फिलोसफी को देखेंगे उसमें 4 ट्रुथ की बात की जाती है, इनको 4 नोबल ट्रुथ बोला जाता है. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज लाइफ इन्वॉल्व सफरिंग, मतलब कि दुख. ठीक है. दुख. सफरिंग इंडिकेट पेन, सोरो एंड डिससेटिस्फेक्शन. इसका मतलब ये है कि लाइफ में एक सत्य है कि जीवन में हमारे पेन रहेगा, सोरो रहेगा, डिससेटिस्फेक्शन रहेगी. ये एक ट्रुथ है लाइफ का. ठीक है. दूसरा ट्रुथ क्या है? कॉज ऑफ सफरिंग. तो ये जो सफरिंग है ये किस रीज़न की वजह से होती है, किस कारण की वजह से होती है? डिज़ायर्स.
क्रेविंग्स मतलब ये कि ह्यूमन की डिज़ायर, अगर हमें आज जो चीज़ हमारे पास में अभी हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हमें कुछ और चाहिए, ठीक है, जब हमें वो मिल जाएगा तो हमें उससे भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, हमें उससे बड़ा चाहिए कुछ, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में जो है ना अनएंडिंग डिज़ायर्स रहेंगी, हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, और यही कारण बनती है हमारी सफरिंग्स का, ठीक है। थर्ड क्या है, एंड ऑफ सफरिंग। अब इस सफरिंग को ख़त्म कैसे किया जाए, इस सफरिंग को ख़त्म किया जा सकता है अपने डिज़ायर्स को गिव अप करके, अपने डिज़ायर्स को ख़त्म करके, अपने अटैचमेंट्स को ख़त्म करके, हम बोलते हैं ना दुनियावी मोह माया, उसको ख़त्म करके हम अपनी ये सफरिंग से बच सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, पाथ टू एंड द सफरिंग। अब ठीक है, अब इसका क्या पाथ रहेगा, कैसे इस सफरिंग को ख़त्म कर सकते, थ्रू 8 फोल्ड पाथ हम अपनी सफरिंग्स को एंड कर सकते हैं, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ को अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं, अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। तो हमने क्या देखा, 4 नोबल ट्रुथ थे कि लाइफ में सफरिंग्स होती हैं, और सफरिंग किसकी वजह से होती है, डिज़ायर्स की वजह से होती हैं। सफरिंग को हम एंड कैसे कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्स को ख़त्म करके, और ये कैसे होगा, थ्रू 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। अब देखिए 8 फोल्ड पाथ पे आते हैं, ये देखिए, दीज ट्रुथ हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइफ एंड हाउ टू लिव पीसफुली, अपनी लाइफ में पीस बनाने के लिए, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ पे आते हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल गाइड है ताकि हमें मोरल और स्पिरिचुअली डेवलप कर पाए, ठीक है। तो 8 फोल्ड पाथ हेल्प करते हैं ह्यूमंस को मोरल और स्पिरिचुअली डेवलप होने में, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट आते हैं राइट व्यू, मतलब कि लाइफ में क्या सच में चल रहा है, क्या रियलिटी एग्जिस्ट करती है, उसको देखना और डिल्यूजनल चीज़ों में ना रहना, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा राइट इंटेंशंस, मतलब कि अपनी इंटेंशंस को साफ और प्योर रखना, किसी के लिए जलन, द्वेष, घृणा ये ना रखना, ठीक है। थर्ड आता है राइट स्पीच, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, किसी के बारे में बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फोर्थ में आता है राइट एक्शंस, ठीक है, अपने एक्शन सही रखना, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा राइट लाइवलीहुड, हम जो भी कमा रहे हैं वो किसी को हार्म करके ना कमाए, ऐसा वाला लाइवलीहुड हमें अपना मेंटेन करना है। सिक्स्थ पे आते हैं राइट एफर्ट्स, ठीक है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लगातार एफर्ट्स करने चाहिए, आलसी नहीं रहना चाहिए, एफर्ट्स करते रहना चाहिए, और एफर्ट्स भी इन राइट डायरेक्शंस। सेवेंथ राइट माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब होता है हम अपनी प्रेजेंस को देख पा रहे हैं अच्छे से, जो चीज़ें हमारे हमारे आसपास हो रही हैं, हमारे लाइफ में हो रही हैं, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, माइंडफुल रहना उन सब चीज़ों को लेकर। एट पे आते हैं राइट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अपनी कंसंट्रेशन बरकरार रखना। कंसंट्रेशन कैसे रहेगा, मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। ऑल राइट, दिस पाथ टीचेस एथिकल बिहेवियर, मेंटल डिसिप्लिन एंड विजडम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल पाथ के बारे में। देखिए, बुद्धा taught the middle path which avoids extreme luxury and extreme self-denial. He believed that balance in life is necessary for spiritual growth. मतलब देखिए मिडिल पाथ क्या है, बुद्धा ने ये टीचिंग दी थी कि जो एक्सट्रीम है उसको अवॉइड करना, दोनों तरफ के एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना, मतलब कि एक्सट्रीम लग्जरी को भी अवॉइड करना और एक्सट्रीम सेल्फ डिनाइल को भी अवॉइड करना है। सेल्फ डिनाइल मतलब ये होता है कि सारी चीज़ें आपने त्याग दी हैं, ऐसा भी नहीं करना है, और बिल्कुल अपनी लग्जूरियस लाइफ में ही नहीं रह के रह जाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं मिडिल पाथ। और ये क्या इनकरेज करता है, मॉडरेशन एंड सेल्फ कंट्रोल ह्यूमंस के अंदर, ओके। अब बात करते हैं हम अपने कर्मा और रीबर्थ के बारे में। देखिए, बिलीव इन कर्मा एंड रीबर्थ। Buddhism believes in karma, which means that every action has consequences. आपके अच्छे good actions have good result and bad action has sufferings, ठीक है। Good action leads to good result and bad action leads to suffering. Buddhists also believe in rebirth, ठीक है, where a soul is reborn based on past karma. आपके पुराने कर्मों के बेसिस पर आपको फिर से रिबॉर्न किया जाएगा, जब तक कि आप निर्वाणा अचीव नहीं कर लेते आप इस साइकिल में रहेंगे। अब निर्वाणा क्या होता है, देखिए, Nirvana is the ultimate goal of Buddhism. It is a state of complete freedom, okay, from suffering, desire and rebirth. ठीक है, जब आप अपनी सफरिंग्स, डिजायर, रीबर्थ इन सब से फ्री हो जाते हैं तो आप निर्वाणा अटेन कर लेते हैं। और निर्वाणा कुछ नहीं, निर्वाणा इज अ स्टेट ऑफ एटर्नल पीस एंड एनलाइटनमेंट। जब आप में ज्ञान आ जाता है, जब आप में पीस आ जाती है, आप पीस अचीव कर लेते हैं, उसी स्टेट को ही निर्वाणा बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। The essential element of Buddhism focus on understanding suffering, moral living and mental
discipline. It's teaching promote peace, compassion and non-violence. ठीक है? And wisdom. Buddhism provide a simple and practical path to lead a meaningful and peaceful life, making it relevant even in the modern days. Buddhism modern world में काफ़ी ज़्यादा relevance रखता है, because अगर आप इंडिया के बाहरी कंट्रीज़ को देखेंगे, जैसे कि जापान है, कोरिया है, इवन चाइना है, ठीक है, इन सब में बुद्धिज़्म बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है लोगों की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर उसका जो मेन मैसेज होता है ना, इसका जो मेन फिलॉसफी है बुद्धिज़्म की, वो है पीसफुल लाइफ. ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल टुवर्ड्स दिस रिलीजन. तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज़ एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर ह्यूमंस एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस. देखिए, द आइडिया ऑफ सुपर ह्यूमंस हैज़ फैसिनेटेड पीपल फॉर सेंचुरी. इवन अपने चाइल्डहुड में भी हम यही देखते थे, हम सबसे ज़्यादा स्टोरीज़ या मूवीज़ में सुपर हीरोज़ की स्टोरीज़ देखते थे, कार्टून्स देखते थे, राइट. स्पाइडरमैन, बैटमैन, एवेंजर्स, ये सारे सुपर हीरोज़ की मूवीज़ हुआ करती थी. इसमें हम देखते थे किस तरीके से ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, यानी कि सुपर ह्यूमंस ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग से कितनी ज़्यादा अलग चीज़ें करते थे, कितने ज़्यादा एडवांस होते थे, है ना. From ancient myth to modern science fictions and real life achievements, superhumans represent individual who show ability beyond what is considered normal human capacity. हमारी जो कैपेसिटी उससे अलग ही काम कर रहे होते थे, ठीक है. दे हैव पावर्स, सुपर पावर्स होती थी उन पे, है ना. तो today the concept of superhumans is not limited to fantasy, but it is also connected to science, technology and human potential. बात क्या की जा रही है यहाँ पर, कि जो हम पहले पढ़ते थे ना, वो हम एक फिक्शनल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते थे कि सारी चीज़ें काल्पनिक है. बट आज के टाइम पे इन दिस इकोनॉमी ये काफ़ी हद तक पॉसिबल भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन पोटेंशियल. हम अपने आप को कितना ज़्यादा स्ट्रेच कर पा रहे हैं, कितना ज़्यादा हम अपने आप को आगे ले जा पा रहे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ सुपर ह्यूमंस. ठीक है, superhumans are people who possesses extraordinary power and abilities that set them apart from ordinary humans. वही मैंने आपको बताया भी. These powers may come naturally through intense training or with the help of science and technology. The idea often suggests humans crossing normal biological limits such as extreme strength, intelligence, speed और हीलिंग पावर. अब देखिए, आप इसको एकदम से फिक्शनल मत ले जाना. सुपर ह्यूमंस यहाँ पे एकदम फिक्शनल या आयरन मैन, स्पाइडरमैन वैसे वाले सुपर ह्यूमंस की बात नहीं की जा रही है. सुपर ह्यूमन इन सेंस कि जो हम ऑर्डिनरी ह्यूमंस बीइंग थे ना पहले के टाइम पे, उनसे हम कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहे हैं अभी के टाइम पे. मतलब कि ये कि हम इंटेलिजेंस के मामले में अगर हम पुराने ह्यूमंस को देखें, अर्ली ह्यूमंस को देखें, तो उनकी कंपैरिजन में अगर हम अभी देखें तो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं. अगर हम छोटे बच्चों को देखें ना, तो पहले के छोटे बच्चे इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते थे. पर अगर आज के छोटे बच्चे देखें, स्पेशली चाइना में जाकर देखें ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस है. उनकी इंटेलिजेंस ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है ना. एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, ठीक है, और स्पीड एंड हीलिंग पावर क्यों उनकी स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल जो हमारे मेडिकेशंस हैं या फिर साइंस है, उसमें ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है. इसकी वजह से हमने ह्यूमन कैपेसिटी को इतना बढ़ा दिया है. ठीक है, तो इस सेंस में इस टॉपिक को पढ़ना, ऐसे एकदम से आप सुपर पावर वाली चीज़ों को मत सोचने लगना. ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग सुपर ह्यूमंस इन माइथोलॉजी एंड फिक्शन. In ancient mythology, superhuman appear as god, demigods and heroes. For example, Hercules. वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि देखिए, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में हम देखते हैं कि हर्कुलस के पास में सुपर पावर थी, बहुत स्ट्रेंथ थी, तो उसको एक गॉड की तरह दिखाया गया था. हमारे यहाँ पे जो हनुमान जी हैं, ठीक है, वो हमारी इंडियन एपिक्स में उनको एज अ गॉड दिखाया गया. उनमें कितनी ज़्यादा पावर थी, स्ट्रेंथ थी, जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी. मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे सुपरमैन हम लोग या सुपर ह्यूमंस को मूवीज़ में ज़्यादा देखते हैं, कॉमिक्स में देखते हैं, जैसे बैटमैन है, सुपरमैन है, वंडर वुमन है, राइट. शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर ह्यूमन एबिलिटी. दीज फिक्शनल सुपर ह्यूमंस ऑफन रिप्रेजेंट ह्यूमन ड्रीम्स, फियर्स एंड मोरल स्ट्रगल्स. मतलब कि ये कि जो इंसानी सोच है ना, इंसान कितना ड्रीम कर सकता है, इंसान के कुछ फियर्स भी होते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे के सारे कैरेक्टर्स. ठीक है, अब आते हैं साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस. In the modern world, science has made the idea of superhumans more realistic. टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस हेल्प ह्यूमन एनहांस देयर एबिलिटी. आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे, जब हमारे पास में साइंस है, टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं, तो इस टाइम पर जब हम सुपर ह्यूमंस की बात करते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगती है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल लिम्स एंड बायोनिक ऑर्गन्स के बारे में. देखिए पहले के टाइम पे अगर कोई इंसान अपने बॉडी पार्ट को मिस कर देता था, किसी के आर्म्स नहीं है, लेग्स नहीं है, तो उसको लाइफ टाइम की तरह ऑलमोस्ट इस तरीके से रहना पड़ता था, है ना. लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास साइंस टेक्नोलॉजी है, तो हम लोगों को ये उनकी जो स्ट्रेंथ है वो रीगेन कर सकते हैं. कैसे? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स, बायोनिक ऑर्गन्स, राइट. सेकेंड हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की.
इससे हम जो इम्यूनिटी उसको उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ भी हम लोग इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस हेल्प ह्यूमंस थिंक फास्टर एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे हम अगर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम कितनी ज़्यादा जो कैलकुलेशन होती है, ये वाली कैलकुलेशन ही जो हम करते हैं, बट जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं वो हम कितनी जल्दी फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। These advancement blur the line between normal human and superhuman, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल और सुपर ह्यूमंस के बीच की जो लाइनें ब्लर हो गई, मतलब कि ये अब जो सुपर ह्यूमंस की हम पहले बात करते थे ना, अब ये पॉसिबिलिटी दिखती नजर आ रही है अगर हम नॉर्मल ह्यूमन में कुछ इन्हांसमेंट कर दे तो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल एंड मेंटल सुपर ह्यूमंस। सुपर ह्यूमंस आर नॉट ऑलवेज फिजिकली पावरफुल. Some people show extraordinary mental abilities such as high intelligence, emotional strength and creativity. मतलब जब हम सुपर ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को माइंड में नहीं रखते हैं, बट हम एक्स्ट्रॉर्डनरी मेंटल एबिलिटीज़ को भी माइंड में रखते हैं। इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इसको भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्वेंटर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर, ये अपनी लिमिट्स को पुश कर डिसिप्लिन, फोकस के थ्रू अपने आप को और भी ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एथलीट्स हु ब्रेक वर्ल्ड रिकॉर्ड और individuals with exceptional memory, problem solving skill can be considered mental super humans. All right, बात करते हैं moral and ethical superhumans. Another important form of superhuman is seen in people with strong moral courage, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की गई थी, फिजिकल सुपर ह्यूमन, फिर थी हमारी इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई थी, इंटेलिजेंस और इमोशनल, ठीक है। और अब बात की जा रही है मोरल, ठीक है। ऐसे ह्यूमंस जिन पे मोरल स्ट्रॉन्ग मोरल करेज होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें कौन आते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं, जो फ्रीडम फाइटर थे उस टाइम के, उनमें कितना ज़्यादा करेज था, कितना ज़्यादा मोरल था उस टाइम पे। ह्यूमैनिटेरियन लीडर्स की बात की जाती है, शो सुपर ह्यूमन क्वालिटीज थ्रू सैक्रिफाइस, कंपैशन एंड ब्रेवरी, ठीक है। Figures like महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला display moral strength that inspired millions. तो ठीक है, तो यानी कि हमें क्या पता चला कि यहाँ पे सुपर ह्यूमन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आप फिजिकली स्ट्रांग हो, आप इंटेलिजेंट भी हो, आप इमोशनल इंटेलिजेंट भी हो, और आप मोरली करेजियस भी हो, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। The concept of superhumans is not limited to fantasy or movies. It appears in mythology, technology, psychology, and real life human achievements. Superhuman represent humanity's desire to grow, improve, and overcome limitations. While science may create enhanced human in the future, true superhuman quality also lie in intelligence, empathy, courage, and moral values. Ultimately, the idea of superhumans reminds us of the vast potential within the human. तो मतलब ये कि जो सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट था, पहले जो इमेजिनरी और फिक्शनल बोला जाता था, वो साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोगों ने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। और अब जो सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पे ही लिमिटेड नहीं है, बट ये इंटेलेक्चुअल और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी बताता है, ठीक है। और साथ ही साथ में मोरल स्ट्रेंथ के बारे में भी। तो ये पूरा का पूरा जो सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट था हमने अभी कवर किया। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में अपने डाउट्स भी लिखना, और वीडियो को शेयर भी करना ताकि बहुत और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। और आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो उसे भी आप ज्वाइन करना। ओके, थैंक यू गाइस।